हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलेश पटेल। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दैट इज चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। दैट इज हमें यहाँ पे क्या करना है, एक 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। मैंने पहले कल भी बोला था ना, अगर आपको कोई 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना हो या फिर कोई सा भी डिजिट का नंबर फॉर्म करना हो तो आपको जितना बोला उसके आप बॉक्सेस क्रिएट कर दीजिए। हमें यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर बोला है तो मैंने यहाँ पे 3 बॉक्सेस क्रिएट कर दीजिए। ओके, अब आपको क्या दिया हुआ है, कितने डिजिट का यूज़ करके आपको ये नंबर क्रिएट करना है। तो मुझे यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक है ना, मेरे पास कितने नंबर है, तो मेरे पास यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मेरे पास ये टोटल 9 डिजिट है ना, दैट इज़ 9 डिजिट। मुझे ये 9 डिजिट का यूज़ करके एक 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। देखो, जिसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या दिया हुआ है, नो डिजिट इज रिपीटेड। इसका मतलब होता है एक डिजिट एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए देखो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी। देखो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स को फिल करने की या फिर फर्स्ट डिजिट को क्रिएट करने की हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है। देखो हमारे पास टोटल यहाँ पे 9 डिजिट है, तो फर्स्ट लेटर के लिए आप यहाँ से 1 से लेकर 9 तक कोई सा भी डिजिट यहाँ पे रख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं 1 रख सकता हूँ, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रख सकता हूँ। तो ये फर्स्ट प्लेस को फिल करने की मेरे पास टोटल 9 पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे इस बॉक्स को किसी भी 9 तरीके से फिल किया जा सकता है। दैट इज आप यहाँ पे 1 रखो, 2 रखो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 रखा। ओके, एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे 4 रखा। देखो अब यहाँ से 4 कैंसिल हो गया क्योंकि डिजिट की रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसलिए हम यहाँ 4 को दोबारा नहीं ले सकते। अब देखो यहाँ पे 4 मतलब 4 डिजिट चला गया, तो बाकी अब कितने नंबर बचे। देखो 4 को हटाने के बाद हमारे पास टोटल ये 3 और बाद में 5, तो टोटल कितने नंबर बचे, टोटल हमारे पास 8 नंबर बाकी रहे। तो इस प्लेस दैट इज सेकंड प्लेस को फिल करने की हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, तो सेकंड प्लेस 8 तरीके से फिल किया जा सकता है। दैट इज 4 के अलावा आप यहाँ कोई सा भी नंबर रख दो वो चलेगा, केवल हम 4 यहाँ पे नहीं रख सकते। वो क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे डिजिट रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसीलिए। ओके, मान लीजिए अब यहाँ पे मैंने 8 नंबर रख दिया। ओके, 9 नंबर रख दिया। ओके, मैंने यहाँ पे डिजिट को 9 ले लिया। तो देखो अब डिजिट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसलिए अब हमारे पास 4 और 9 ये दो डिजिट चले गए। तो ये जो लास्ट प्लेस है वो कितने पॉसिबल वे से फिल हो सकता है। तो देखो ये लास्ट बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज ये लास्ट बॉक्स 7 वेज से हम फिल कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, 9 × 8 × 7, दैट इज हमारे पास टोटल, आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे जो भी आंसर आएगा इसकी पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट के हम इतने नंबर पॉसिबल नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं। आई थिंक इसका आंसर 504 है। यस, इसका आंसर 504 है। दैट इज अगर हमें 1 से लेकर 9 तक के डिजिट का यूज़ करके कोई एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना हो तो उसकी हमारे पास 504 पॉसिबिलिटीज़ है। इज इट क्लियर? ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, एक 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है जिसमें डिजिट का रिपीटेशन अलाउ नहीं हो। देखो अब आपको यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको 1 से लेकर 9 तक के डिजिट दिए हुए थे, इसी से आपको एक 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना था। लेकिन यहाँ पे देखो हमें 4 डिजिट का नंबर तो फॉर्म करना है लेकिन हमें डिजिट नहीं दिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपको डिजिट ना दिए हो उसमें क्या करना होता है, उसमें हमें टोटल 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट का यूज़ करना होता है। दैट इज अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले जिसमें डिजिट नहीं दिए है तो हमें क्या करना होता है, हमें 0 से लेकर 10 तक 0 से लेकर 9 तक हम ये टोटल 10 डिजिट है ना, टोटल हमारे पास 10 डिजिट है, यही 10 डिजिट का यूज़ करके हमें 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। यहाँ पे 4 डिजिट हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे 4 बॉक्सेस क्रिएट कर देंगे। अब देखो इसमें थोड़ा एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0 और 1 तो क्या आप इसे 2 डिजिट नंबर बोलेंगे, तो क्या आप इसे 2 डिजिट नंबर बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 आगे लगाने से है ना, 0 इसके आगे आया तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक डिजिट ही नंबर रहेगा। अगर आप मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि 0 1 और 2 तो क्या आप इसको 3 डिजिट नंबर बोलोगे? नहीं, ये वैसे तो 2 डिजिट ही नंबर है। आगे देखो यहाँ पे वैसे तो मैं यहाँ पे 3 4 0 और लगा दूँ तो क्या इसको हम 6 डिजिट नंबर बोल सकते हैं? नहीं, इसका ये मतलब होता है कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हो कि डिजिट के नंबर फॉर्म कीजिए 4 5 ऐसे कुछ भी, तो आपको वहाँ पे 0 आगे कंसीडर नहीं करना है। दैट इज ये ओनली 1 डिजिट नंबर है, ये ओनली 2 डिजिट नंबर है ना।
जीरो आगे कितनी बार लिखो उससे डिजिट के नंबर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम टू डिजिट नंबर ही बोलेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हो, मान लीजिए 101 लिखा हो, तो इसको हम थ्री डिजिट नंबर बोल सकते हैं। इसके फिर ऐसा मत बोला कि बीच में जीरो आएगा तो हम इसको नहीं बोलेंगे, इसको तो हम थ्री डिजिट नंबर बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो 0101 तो इसको भी हम थ्री डिजिट नंबर बोलेंगे, क्योंकि आगे जीरो लगाने से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा मैंने आपको क्यों बताया, इसलिए बताया कि देखो हमको यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है और यहाँ पे जीरो दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 1 3 और 4 तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं माना जाएगा, ये 3 डिजिट का नंबर ही माना जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट प्लेस पे जीरो कभी नहीं रखना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट प्लेस पे जीरो कभी नहीं आएगा। अगर फर्स्ट प्लेस पे जीरो आएगा तो उसको हम जो भी बाकी बचे उतने डिजिट ही नंबर बोल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे जीरो आ गया तो इसको हम थ्री डिजिट नंबर ही बोलेंगे, इसको हम 4 डिजिट नंबर नहीं बोल सकते। और हमें क्या करना है, हमें 4 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है। इसका मतलब कि फर्स्ट प्लेस पर जीरो कभी नहीं आना चाहिए। ओके, तो देखो अब जीरो मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिख सकता, मैंने जीरो निकाल दिया, तो बाकी कितने नंबर बचे, तो देखो बाकी मेरे पास 9 नंबर है 1 से लेकर 9 तक। तो फर्स्ट प्लेस हम कितनी वेज से फिल कर सकते हैं, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के हमारे पास टोटल 9 वेज है, दैट इज 1 से लेकर 9 तक। यहाँ पे हम कोई सा भी डिजिट रख सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, इसके लिए मेरे पास टोटल 9 पॉसिबिलिटी है, दैट इज यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक मैं यहाँ पे कोई सा भी नंबर रख सकता हूँ। ओके, अब देखो सेकंड प्लेस के लिए, अब देखो सेकंड मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 रख दिया। ओके, तो 3 कैंसिल हो गया। अब देखो सेकंड प्लेस पर मैं यहाँ तो जीरो रख सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैंने 3041 ऐसा कोई भी नंबर ले लिया तो इसको हम 4 डिजिट नंबर ही कहेंगे। बीच में यहाँ पे जीरो आ सकता है, फिर यहाँ पे जीरो आ सकता है, अगर लास्ट में भी जीरो लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये सब 4 डिजिट का नंबर है। तो इसका ये मतलब होता है कि मैं पहले प्लेस के अलावा बाकी कहीं पे भी जीरो रख सकता हूँ। हाँ, तो इसका मतलब है हम सेकंड प्लेस पे भी जीरो रख सकते हैं, इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पे जीरो रख दिया, इसका मतलब होता है अब देखो यहाँ पे सिर्फ 3 नहीं रख सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 रख दिया। देखो फिर से बता रहा हूँ, आप इसमें से कोई सा भी नंबर यहाँ पे रख सकते हो, मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए माना है कि यहाँ पे मैंने 3 नंबर रखा हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पे 3 नंबर के अलावा बाकी सब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ पे 3 के अलावा हम इस 9 डिजिट में से कोई सा भी डिजिट रख सकते हैं। अब तो हम यहाँ पे जीरो को भी रख सकते हैं। तो इस सेकंड प्लेस को फिल करने की कितनी पॉसिबल वे है हमारे पास, तो उसको फिल करने के हमारे पास अगेन 9 पॉसिबल वेज हैं। तो इसके लिए भी 9 है ना। आप लोग यहाँ पे गलत करते हो, लिखते हो 9 8 7 और 6 लिखते हो, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है। आपको लिखना है 9, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता इसीलिए 9 थे, सेकंड प्लेस पे जीरो आ सकता है इसीलिए 9 हो गए। अब देखो नेक्स्ट, अभी देखो हमने यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे जीरो रख दिया। ओके, तो बाकी कितने बचे 8 डिजिट, तो इसके लिए 8, और लास्ट में अगर मैंने यहाँ पे 7 रख दिया तो इसके लिए 7 डिजिट। अगर मैंने यहाँ पे 5 भी रख दिया होता तो इसके लिए 7 डिजिट। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा 9 9 8 और 7, इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा इसका आंसर होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन शायद होता है 5 4 5 3 6, इसका आंसर आएगा 4 5 3 6। दैट इज हमारे पास 4 डिजिट के 4 5 3 6 नंबर पॉसिबल है। इज इट क्लियर। इसमें एक ही बात को ध्यान रखना था कि फर्स्ट प्लेस पर हम जीरो नहीं रख सकते, है ना, ये ध्यान रखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 एंड 7 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड। देखो इसमें भी रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक गलती होती है, आपको 1 से लेकर 7 तक, तो आप क्या करते हो 1 2 3 4 5 6 और 7, दैट इज हमारे पास टोटल यहाँ पे 7 डिजिट है। लेकिन आप बीच में देखते हो, देखो यहाँ पे 5 डिजिट नहीं दिया हुआ है, दैट इज टोटल हमारे पास अब कितने डिजिट है, हमारे पास टोटल यहाँ पे 6 डिजिट है। भले लिखा हो 1 से लेकर 7 तक, लेकिन बीच में डिजिट 5 नहीं दिया हुआ है। तो आपको ये खास ध्यान रखना कि हमारे पास अब यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 6 और 7, दैट इज हमारे पास टोटल यहाँ पे 6 डिजिट ही अवेलेबल है। ओके, अब देखो आपको क्या फॉर्म करना है, एक 3 डिजिट का इवन नंबर, है ना, 3 डिजिट का इवन नंबर, दैट इज 3 डिजिट के लिए हम यहाँ पे 3 बॉक्स क्लियर करते हैं। ओके, अब इवन नंबर का क्या मतलब होता है, आपको मालूम है इवन नंबर का मतलब होता है लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 इसमें से कोई सा भी नंबर आए तो वैसे नंबर को हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा 203, तो इसको हम इवन नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 3 है। तो किसको बोलेंगे, जब लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 2 हो
या फिर लास्ट में 0 हो, या फिर लास्ट में 4 हो, या फिर लास्ट में 6 हो, ऐसे नंबर दैट इज 0 2 4 6 8 ऐसे नंबर जो लास्ट में आएंगे तो उसको हम इवन नंबर बोलेंगे। देखो अब हमें क्या करना है, एक 3 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म करना है। तो इसके लिए कंडीशन लास्ट में आप यहाँ पे अगर 2 रखो, फिर हम लास्ट में यहाँ पे 4 रखेंगे और लास्ट में हम यहाँ पे 6 रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो डिजिट हमें कितने यूज़ करने हैं, हमें 1 2 3 4 6 और 7 इतने डिजिट यूज़ करके एक 3 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म करना है। तो हम यहाँ पे 0 और 8 तो रख नहीं सकते, तो मैंने क्या लिखा, लास्ट में 2 रख दिया। ओके, दैट इज आगे जो भी आएंगे वो 2, मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे 3 1 2 मीन्स जो लास्ट जिसका लास्ट डिजिट 2 होगा वैसे नंबर हम इसमें फॉर्म करेंगे। ओके, फर्स्ट प्लेस जो फर्स्ट यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है उसमें हम ऐसे नंबर फॉर्म करेंगे जिसका लास्ट डिजिट 2 हो, इसको भी हम इवन नंबर बोलेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरे पास टोटल 6 डिजिट थे। ओके, अब 6 डिजिट में देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे लास्ट में 2 रख दिया, तो यहाँ से 2 कैंसिल। अब हमारे पास देखो डिजिट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो कितने डिजिट बचे यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 डिजिट बचे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस को फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी। अब देखो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 रख दिया, तो ये भी कैंसिल। तो अब कितनी पॉसिबिलिटी हमारे पास, तो देखो हमारे पास अब टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बाकी रही, 4 पॉसिबिलिटी। अरे इसके लिए 4 पॉसिबिलिटी, यहाँ तो फिक्स नंबर है तो इसके लिए हमारे पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही चॉइस है ना। कौन सी चॉइस, हमको यहाँ पे 2 ही रखना है, इसके अलावा हम कुछ रख नहीं सकते। तो इसके लिए मीन्स जिसका लास्ट डिजिट 2 हो वैसे कितने नंबर बने, तो वैसे हमारे पास 20 नंबर आए। 5 × 4 दैट इज 20। सेम टू सेम हम 4 के लिए कर सकते हैं। देखो अब हमने यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 रख दिया है, तो वो तो हम यहाँ पे कहीं रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे लास्ट में हमने 4 रख दिया है। देखो अब बाकी कितने नंबर बचे, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी 5 नंबर बचे, 1 2 3 4 और 5। ओके, अब देखो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 रख दिया फर्स्ट प्लेस पे, तो 1 भी नहीं रख सकते, तो बाकी कितने नंबर बचे, अगेन इसके लिए 4 और यहाँ पे 4 तो फिक्स ही था, तो इसके लिए भी 20। ओके, अब सेम टू सेम देखो यहाँ पे 6 फिक्स है, तो 6 के अलावा हम बाकी जो 5 नंबर बचे वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर और यहाँ पे 1, अगेन 20। दैट इज जिसका लास्ट डिजिट 2 हो वैसे 20 नंबर, जिसका लास्ट डिजिट 4 हो वैसे 20 नंबर, और जिसका लास्ट डिजिट 6 हो वैसे भी 20 नंबर। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर आए, टोटल 2 वाले 20, 4 वाले 20 और 6 वाले, तो टोटल हमारे पास मिलेंगे 60। दैट इज इवन नंबर, 3 डिजिट के इवन नंबर जो 1 2 3 4 और 6 और 7 को यूज़ करके बनेंगे वो कितने होंगे, वो हमारे पास 60 नंबर होंगे। क्लियर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड एंड हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। ओके, देखो इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए, इसमें हमें क्या सबसे पहले क्या फाइंड करना है, 1 से लेके 5 तक के 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है, और दूसरा क्या दिया है हमें फाइंड करना है इसमें से इवन कितने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 4 डिजिट के नंबर कितने पॉसिबल है जिसमें डिजिट रिपीट ना हो रहा हो। देखो फर्स्ट हमारे पास टोटल 1 से लेके 5 तक डिजिट है। अब हमें क्रिएट करना है एक 4 डिजिट का नंबर। ओके, तो देखो फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है यहाँ पे 1 से लेके 5 तक इस फर्स्ट प्लेस में मैं कोई भी नंबर रख सकता हूँ, तो इसके लिए हमारे पास 5 पॉसिबल वेज है। ओके, इसको फिल करने के मेरे पास 5 पॉसिबल वेज है। सेकंड के लिए मेरे पास कितने वेज पॉसिबल है, तो देखो सेकंड के लिए ऑब्वियसली देखो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 रख दिया, तो बाकी कितने नंबर बचे, देखो डिजिट का रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है, नो डिजिट रिपीटेशन बोला है, इसीलिए देखो दूसरे प्लेस में मैं यहाँ पे 4 रख सकता हूँ। ओके, दैट इज हमारे पास 4 पॉसिबल वेज है। अगर मैंने यहाँ पे 3 भी रख दिया, ओके मैंने यहाँ पे 1 रख दिया मान लीजिए, तो 1 कैंसिल हो गया, तो बाकी अब कितने बचे 2 3 और 5, तो मैं यहाँ पे इससे कोई सा भी 3 डिजिट में से कुछ भी रख सकता हूँ, और लास्ट में मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 रख दिया। ओके, तो लास्ट में कौन से डिजिट बचे अब 2 और 3, तो इन दोनों में से मैं कोई एक डिजिट रख सकता हूँ। तो मेरे पास कितने पॉसिबल वेज है, तो 5 × 4 × 3 × 2 दैट इज 5 4 3 2 दैट इज 120। तो हमारे पास 4 डिजिट के 1 से लेके 5 तक हमारे पास जो डिजिट है उससे हम 4 डिजिट के 120 नंबर बना सकते हैं। ओके, अब इसमें से इवन कितने हैं वो हमें फाइंड करना है। देखो अब मैंने लास्ट टाइम भी किया था, इवन के लिए क्या होता है लास्ट प्लेस पे 2 4 6 8 और 0 आना चाहिए। अब देखो हमारे पास यहाँ पे 2 और 4 ही है, ना 6 है ना 8 ना 0, तो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ लास्ट में 2। ओके, तो लास्ट में 2 हो तो यहाँ से क्या मिला हमें 1 2 3 4 और 5।
देखो मैंने लास्ट में 2 रख दिया, तो बाकी अब कितने नंबर बचे, तो बाकी 4 नंबर। तो इस प्लेस को फिल करने के हमारे पास कितने पॉसिबल फेज है, तो इसको हम फिर 4 वेज से 4 वेज से फिल कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 या 5। ओके, सेकंड के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तो सेकंड के लिए 3 पॉसिबिलिटी है। फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 रख दिया, 4 तो नहीं रखना है, चलिए काम करो 1 रख दिया, तो बाकी कितने डिजिट बचे यहाँ पे 1, 2 और 3, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 रख दिया, तो 4 भी गया, तो बाकी कितने डिजिट बचे अब 2, तो इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी, इसके लिए तो 1 ही चॉइस थी, यहाँ तो हमें 2 ही रखना है। तो 4 3 इंटू 2 दैट इज 24। ओके, तो कितनी पॉसिबिलिटी हमारे पास, जिसका लास्ट डिजिट 2 हो, वैसे हमारे पास 4 डिजिट के 24 नंबर पॉसिबल है। ओके, सेम टू सेम अब हम करेंगे 6 के लिए, सॉरी 4 के लिए। ओके, जिसका लास्ट डिजिट 4 हो, तो अगेन ये सेम प्रोसेस, अगर मैंने यहाँ पे 4 को रख लिया लास्ट में, तो 4 कैंसिल, बाकी कितने डिजिट बचे अब यहाँ पे 4, तो इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2 और यहाँ पे 1 फिक्स, तो इसके लिए अगेन 24। तो इसका आंसर कितना आएगा, जिसका लास्ट डिजिट 2 हो वैसे 24, और जिसका लास्ट डिजिट 4 हो वैसे 24, दैट इज 24 + 24, दैट इज हमें मिलेंगे 48। ओके, तो जिसका लास्ट डिजिट मीन्स 2 और 4 हो, वैसे मिला के कितने हुए, वैसे मिला के हमारे पास 48 डिजिट मिले 4 नंबर के। ओके, तो इसका फर्स्ट का आंसर है हमारे पास 120, और उसमें से इवन कितने मिले, उसमें इवन मिले मुझे 48। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। दैट इज हमारे पास देखो 8 पर्सन की एक कमेटी है ना, उस कमेटी में से हमें किसी एक को चेयरमैन चूज करना है और किसी एक को वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करना है। ओके, अब देखो उसमें एक कंडीशन दी हुई है, दैट इज एक पर्सन एक से ज़्यादा पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता। दैट इज अगर कोई चेयरमैन बन गया तो वाइस चेयरमैन नहीं हो सकता, अगर कोई वाइस चेयरमैन है तो चेयरमैन नहीं हो सकता। दैट इज एक पर्सन 2 पोजीशन को साथ में नहीं ले सकता, इतना हमें दिया हुआ है। दैट इज मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 पर्सन की एक कमेटी है। ओके, उस कमेटी में से देखो मुझे यहाँ पे 2 पोजीशन, एक यहाँ पे बड़ी पोजीशन चेयरमैन की रखते हैं, ओके, और यहाँ पे वाइस चेयरमैन। ओके, हमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन 2 पोजीशन के लिए इस 8 में से किसी भी पर्सन को सिलेक्ट करना है। देखो मेरे पास इसके लिए फर्स्ट चेयरमैन की पोजीशन के लिए कितने पॉसिबिलिटीज है, देखो इस 8 पर्सन में से, इस कमेटी के 8 पर्सन में से कोई भी चेयरमैन बन सकता है। P1 भी चेयरमैन, पर्सन 1 भी चेयरमैन बन सकता है, पर्सन 2 भी, पर्सन 3 भी, 4, 5, 6, 7 और 8, इन 8 में से कोई भी चेयरमैन बन सकता है। तो देखो यहाँ पे चेयरमैन बनने के लिए रूल हमारे पास 8 पर्सन अवेलेबल है, तो इसके लिए हमारे पास टोटल 8 पॉसिबिलिटी। अब देखो कोई धारो मान लीजिए आपने यहाँ पे P4 चेयरमैन मतलब पर्सन 4 चेयरमैन बन गया, तो वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता। तो इसके लिए हमारे पास अब देखो वाइस चेयरमैन की पोजीशन के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, तो देखो हमारे पास 1 to 3 और 5 to 8 टोटल हमारे पास 7 पॉसिबिलिटीज़ है। तो हम वाइस चेयरमैन के लिए 7 पॉसिबिलिटी, तो इसका आंसर आएगा 56 टोटल। दैट इज हमारे पास 8 पर्सन की कमेटी में से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को चूज करने के 56 पॉसिबल वेज है। क्लियर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड n इफ n-1p3 रेशियो np4 इज इक्वल टू 1:9। ओके, देखो अब आपको पता होगा NPR इसका क्या मतलब होता है, ये P का मतलब होता है परम्यूटेशन, N का मतलब होता है हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट है उसमें से हमें R की अरेंजमेंट करनी है ना, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट। तो इसका मतलब होता है हमारे पास टोटल N ऑब्जेक्ट है, उसमें से R की अरेंजमेंट वो कितने वे से की जा सकती है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। इसका एम्पियर का क्या फॉर्मूला होता है, एम्पियर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सिंपल। देखो अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n-1p3, इसका क्या मतलब है, देखो आप इसको कंपेयर करो दोनों को। यहाँ पे n की जगह पे क्या हमारे पास है n-1 और हमारे पास r की जगह पे कितना दिया है 3 दिया है। देखो इसमें आप फॉर्मूला में पुट करो तो n-1p3 इसकी क्या वैल्यू होगी, n की जगह पे n-1, सो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n की जगह पे n-1 और यहाँ पे r की जगह पे 3, सो -3। तो इसका कितना आंसर आया n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-4, यहाँ पे फैक्टोरियल आएगा n-4 फैक्टोरियल। तो देखो इसकी कितनी वैल्यू मिली हमें n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल।
अब NP4 की, तो NP4 के लिए क्या होगा, यहाँ पे n के लिए तो n है ही हमारे पास, देखो कंपेयर करो, तो यहाँ पे इसका n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे r की जगह पे हम लिखेंगे सिर्फ 4 फैक्टोरियल। ओके, कुछ नहीं करना, देखो इसके लिए मैंने n की जगह पे n-1 था तो वो रख दिया और r की जगह पे 3 रख दिया और फॉर्मूला हो गया क्रिएट। ओके, देखो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, n-1p3 रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, NP4 इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1/9। ओके, इसकी अब वैल्यू जो थी वो पुट करो यहाँ पे, इसकी क्या वैल्यू मिली हमें, n-1p3 की मिली वैल्यू मुझे n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। इसकी क्या वैल्यू मिली थी मुझे, इसकी वैल्यू मिली थी n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हमें दिया था 1/9। अब आपको पता है कि डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमीटर में जाता है, वैसे आप इसको डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से n-4 यहाँ से n-4 दोनों कैंसिल। लेकिन अगर आपको ये भी समझ में नहीं आएगा तो आप ऐसा करना, इसको ऊपर लेके जाओ, सो n-1 फैक्टोरियल इन टू n-4 फैक्टोरियल, ये गया ऊपर और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, सो यहाँ से n फैक्टोरियल इन टू यहाँ से n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1:9। यहाँ से n-4 फैक्टोरियल यहाँ से n-4 फैक्टोरियल कैंसल, तो अब कितना बचा यहाँ से हमारे पास n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, दैट इज n, इसके बाद n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब देखो आपको पता है मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 6.2 में हमारे पास क्वेश्चन है ना 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल वाला, तब मैंने आपको बोला था कि जो बड़ा नंबर है उसको हमें लेके जाना है ये छोटे नंबर के पास तक, है ना, जिससे हम इसको कैंसिल कर सकें। देखो यहाँ पे n फैक्टोरियल और यहाँ पे ये n-1 फैक्टोरियल है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, n-1 फैक्टोरियल एज इट इज़। अब देखो फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, मान लीजिए मैंने 3 फैक्टोरियल लिखा तो उसका क्या मतलब होता है 3 इसके एक छोटा, इससे एक कम नंबर दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हम ये कहेंगे यहाँ से एक कम 2 और यहाँ से भी एक कम दैट इज़ 1। कब तक लिखना है, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 3 × 2 फैक्टोरियल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को हम इसको लिख सकते हैं n और यहाँ से n में से एक कम दैट इज n में से एक कम, सो n-1। इसको हम जैसे तो हम यहाँ पे n-2 भी लिख सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमें n-1 फैक्टोरियल तक की ज़रूरत है तो हम इसको निकाल देंगे। क्या किसकी ज़रूरत है, n-1 फैक्टोरियल की, तो यहाँ पे रख दिया इज इक्वल टू 1/9। यहाँ से देखो n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कैंसल, तो हमें क्या मिला, इसके बाद 1/n इज इक्वल टू 1/9। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब आएगा यहाँ पे 1 × 9, सो 9 इज इक्वल टू n × 1, सो n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 9। तो मेरे कितना आंसर आया हमारे पास, इसकी वैल्यू आई 9। समझ रहे हो, कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, किसके लिए, देखो हमारे पास इसमें 7th नंबर के क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन दिए है। उसमें क्या दिया है, फर्स्ट में हमें प्रूव करना है, मतलब हमें फर्स्ट में आर की वैल्यू फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, जब हमारे पास 5PR इज इक्वल टू 2 × 6PR-1, इसकी वैल्यू गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें आर की कितनी वैल्यू मिलेगी इसमें, ये फाइंड करना है। ओके, देखो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है, एम्पियर का क्या फॉर्मूला होता है, उसका होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, बस सिर्फ इसमें इतना ही यूज़ करना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसमें क्या दिया है हमें 5PR इज इक्वल टू 2 यहाँ पे 6PR-, देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है ना, इससे 2 मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, देखो अब क्या होता है, यहाँ पे 5PR, यहाँ पे 5 है ये। ओके, तो हमने देखो यहाँ पे फॉर्मूला में देखो अब n की जगह पे 5 है और r की जगह पे सिर्फ यहाँ पे r एज इट इज़ है। तो हम देखो n की जगह पे सिर्फ हमें 5 पुट करना है यहाँ पे, तो इसको क्या लिखेंगे हम 5 फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, और n की जगह पे हमारे पास कितना है, n की जगह पे 5 है, तो हम इसको लिखेंगे 5 - r फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे 2 तो एज इट इज़ लिखने दो। ओके, 6PR-1, देखो अब r की जगह पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे r था तो यहाँ पे r था, तो r की जगह पे हमारे पास यहाँ पे r-1 दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे n की जगह पे 6, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की जगह पे r-1, n की जगह पे 6 माइनस, देखो यहाँ पे माइनस तो था ही, r की जगह पे हम r-1 रखेंगे, तो ब्रैकेट में r-1 और इसका फैक्टोरियल। देखो आप गलती से क्या करते हो, यहाँ पे आप लिखते हो 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे लिखते हो 6 - r-1 लिखते हो, है ना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। r की जगह पे r-1 लिखना है, लेकिन इसको आप ब्रैकेट में लिखना है। इसका आंसर आता है 5 - r फैक्टोरियल, इसका आंसर आएगा 7 - r फैक्टोरियल, दोनों में बहुत डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे देखो 6 माइनस आर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज 6 माइनस आर ये माइनस सो प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे अब देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू देखो हम इसको क्या इसको अभी ऐसे लिखने देते हैं, बाद में लिखेंगे 6 माइनस आर प्लस 1 दैट इज यहाँ पे 7 माइनस आर फैक्टोरियल। देखो अब हमें क्या करना है इस नंबर को, है ना, दैट इज यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, मैंने पहले भी बोला था फैक्टोरियल में हमें क्या करना होता है, फैक्टोरियल में हमें ये करना होता है कि जो बड़ा नंबर है ना, बड़ा वाला फैक्टोरियल उसको हम कन्वर्ट करते हैं छोटे नंबर के हिसाब से, ताकि दोनों साइड वो कैंसिल हो जाए। तो हमें इसमें भी यही सेम करना है, क्या करना है इस 6 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, और यहाँ पे 7 माइनस आर फैक्टोरियल को कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है 5 माइनस आर फैक्टोरियल में, सिर्फ इतना ही करना है। देखो यहाँ पे करता हूँ मैं, ओके अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब देखो 2 एज इट इज, इसको हम कैसे लिखेंगे 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, है ना, 6 से 1 कम और उसका फैक्टोरियल, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, हम 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 7 माइनस आर फैक्टोरियल है, देखो पहले भी मैंने बोला है अगर 5 फैक्टोरियल हो तो इसका मतलब होता है 5 इसमें से 1 कम दैट इज 4 फिर 3 ऐसा होता है। देखो यहाँ पे मेरे पास 7 माइनस आर फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब होता है 7 माइनस आर फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 7 माइनस आर 5 का 5 इसमें से 1 कम दैट इज 7 माइनस आर में से 1 कम फिर इसमें से और 1 कम, है ना, सॉरी पहले इसको हम इसका मतलब करते हैं ना, इसमें से 1 कम फिर इसमें से और 1 कम दैट इज इसमें से कितने कम हुए और 1 दैट इज हम इसको लिख सकते हैं 7 माइनस आर माइनस 1 इसमें से और 1 कम, है ना, 4 में से कम किया था, देखो ए नंबर एज इट इज उसमें से भी 1 और कम, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7 माइनस आर फिर इसमें से कम किया तो ये मिला 6 माइनस आर फिर यहाँ पे मिलेगा 5 माइनस आर, ये कंटिन्यू करेगा। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 माइनस आर 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा हम लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो देखो हम इसको यहाँ इसे लिख सकते हैं 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। देखो दोनों साइड से यहाँ से 5 फैक्टोरियल, यहाँ से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से 5 माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल। ओके, तो अब क्या बचा यहाँ पे ऊपर 1 और यहाँ पे 2 इंटू 6 दैट इज 12 अपॉन यहाँ पे बचा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। क्या समझ में आया? ओके, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1 इंटू 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर और यहाँ पे 1 इंटू 12 दैट इज 12। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा यहाँ से, ओके 7 इंटू 6 दैट इज 42, 7 इंटू माइनस आर सो माइनस 7 आर, माइनस आर इंटू 6 तो माइनस 6 आर, माइनस आर इंटू माइनस आर सो प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 7 माइनस 6 तो हम इसको लिखेंगे माइनस 13 आर, यहाँ पे प्लस 42 तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 42 इज इक्वल टू 12। ओके, अब 12 को उठा के हम यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 13 आर 40 प्लस 42 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसके नेक्स्ट सो आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें क्या करना है 30 के ऐसे फैक्टर करने, इसको स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं, इस 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि बीच में माइनस 13 आए। ओके, तो हमें मालूम है कितने फैक्टर होते हैं यहाँ पे 10 इंटू 3 13 और 10 देखो हम ऐसे फैक्टर करेंगे 10 इंटू 3 30 होता है और 10 प्लस 3 13 होता है, तो हम क्या करेंगे फैक्टर ये यूज़ करेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से फर्स्ट दोनों में से आर कॉमन लिया तो आर माइनस 10, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया सो आर माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों में से आर माइनस 10 कॉमन और यहाँ से लिया आर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कितनी वैल्यू मिली आर की, एक बार आर मिला 10 और एक बार आर मिला 3। अब देखो हमारे पास आर की 2 वैल्यू तो आ गई, लेकिन आंसर तो पीछे 3 दिया हुआ है, इसका मतलब तो 10 तो गलत है। तो ये गलत क्यों है? देखो 10 हम नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? आप यहाँ पे लिखो आर की जगह पे 10, तो इसका क्या मतलब है फर्स्ट में 5p10
देखो हमारा फॉर्मूला था NPR, इसका मतलब ये था कि हमें n ऑब्जेक्ट हमारे पास है, उसमें से कुछ हमें सिलेक्ट करके उसका अरेंजमेंट करना है। दैट इज ये n जो है वो ऑलवेज r नंबर से तो ग्रेटर ही होना चाहिए। इसका ऑलवेज मतलब होता है कि n ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल भी चलेगा, लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। हमारे पास एलिमेंट ही नहीं है, हमारे पास n एलिमेंट है, तो उसमें से हम n से बड़े एलिमेंट को कैसे अरेंज कर सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास 2 ही बालक मतलब स्टूडेंट है, तो 2 स्टूडेंट को हम 10 वे के वे से कैसे अरेंज कर सकते हैं, है ना। उसके लिए हमें एक ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए। तो इसके लिए देखो हमारे पास ये फिक्स ही है कि n जो है वो r से ग्रेट इक्वल और बड़ा होना चाहिए, n कभी छोटा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिला, n की वैल्यू थी 5 और यहाँ पे हमें r की वैल्यू मिली 10, वो तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। दैट इज यहाँ पे r इक्वल टू 10 इज नॉट पॉसिबल। आपको लिखना है r इज इक्वल टू 10 इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रख के देखा n की वैल्यू कभी r से छोटी नहीं हो सकती, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, r इज इक्वल टू 3। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम है ना, सिर्फ यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है। देखो जहाँ पे 2 है हम यहाँ से 2 को सिर्फ रफ करेंगे, 2 जहाँ से 2 है वहाँ से 2 को रफ कर दिया, बाकी तो सब सेम ही है ना। 2 को हटा दिया, जहाँ पे 2 है वहाँ पे हटा दिया 2 को, तो क्या होगा, यहाँ से 2 को हटा दिया, यहाँ से 12 की जगह पे क्या रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 6 होगा, जहाँ 12 था वहाँ 6 आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे 42 में से यहाँ पे हम 6 को यहाँ पे लेके आएंगे, तो 42 माइनस 6 कितना होगा, 42 माइनस 6 उसकी वैल्यू आती है 36। अब देखो फैक्टर थोड़े चेंज हो गए, कौन से फैक्टर होंगे, 36 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि बीच में 13 आए, तो उसके फैक्टर होते हैं 9 इंटू 4 36 और 9 -9 - 4 इज इक्वल टू -13। तो हम क्या फैक्टर करेंगे, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे होगा 9r और यहाँ पे होगा 4r। अगेन यहाँ पे अब क्या कॉमन निकलेगा, 9। ओके, अब यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, 4, यहाँ पे भी होगा 9, सॉरी यहाँ पे 3, इसको रफ ही कर देता हूँ। ओके, इसको लिखेंगे हम r² -9r -4r प्लस 36 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से r कॉमन, सो r -9, यहाँ पे -4 कॉमन, सो r -9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से r -9 कॉमन, यहाँ से होगा r -4 इक्वल टू 0। तो हमें r की 2 वैल्यू यहाँ पे भी मिली, r इज इक्वल टू 9 और r इज इक्वल टू 4। देखो सेम टू सेम यहाँ पे 5pr है, तो हम मैंने यहाँ पे अगर 9 रखता हूँ तो अगेन सेम n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 9 है। ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि n ऑलवेज r से बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए। दैट इज n ग्रेटर और इक्वल टू r होना चाहिए, लेस देन वो कभी नहीं हो सकता। इसके हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 9 नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आंसर आया, हमारे पास आया r इज इक्वल टू 4। क्लियर।